हेलो दोस्तों, मैं गुलनाज विद्या कोचिंग से आप सबके साथ आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का सत्ता के समकालीन केंद्र। तो सत्ता के जो समकालीन केंद्र हैं, जो भी आने वाले या वर्तमान विश्व में अमेरिका के अलावा और कौन कौन से ऐसे देश हैं या ऐसे संगठन हैं जो कि सत्ता के दूसरे नए रूप में उभर सकते हैं, जो अमेरिका को उसकी बराबरी कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि सत्ता के नए केंद्रों से हमारा अभिप्राय क्या है। जब शीत युद्ध समाप्त हुआ था तब पूरे विश्व में सिर्फ एक ही शक्ति बच गई थी, जो थी अमेरिका। और अमेरिका को टक्कर देने के लिए विश्व में और भी नए नए संगठनों की और अमेरिका से बचाव करने के लिए या कह सकते हैं अपनी रक्षा करने के लिए विश्व में कुछ देशों ने आपस में संगठन बना लिए और कुछ देशों ने अपनी आर्थिक शक्ति का विकास इतनी तेज़ी से करना शुरू कर दिया कि जिससे वे अमेरिका की बराबरी कर सके कि अमेरिका से उनको कोई परेशानी ना हो या अमेरिका से उनकी रक्षा हो सके। तो इसी के बाद है कि क्षेत्रीय संगठन बनाने के उद्देश्य क्या क्या थे। तो पहला उद्देश्य ये था कि शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। जो भी क्षेत्रीय संगठन अपने क्षेत्रों में बनाए गए, उनका सबसे पहला उद्देश्य यही रहा कि उनके जो क्षेत्र हैं वहाँ शांति रहे और वो एक दूसरे के सहयोग से अपना विकास कर सकें। इसी के साथ दूसरा पॉइंट ये है कि क्षेत्र का आर्थिक विकास करना। शीत युद्ध में ये हुआ था कि बहुत सारे जो देश थे उनकी जो आर्थिक परिस्थिति थी वो बहुत पिछड़ चुकी थी। मतलब कुछ की तो आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी और कुछ की लगभग ठीक ठाक थी। तो इसीलिए वो चाहते थे कि वो अपने क्षेत्र का जो आर्थिक विकास है वो अच्छे तरीके से कर सके। इसके बाद का पॉइंट है आपसी व्यापार को बढ़ावा देना। शीत युद्ध के बाद अगर आपने देखा हो तो विश्व व्यापार में बहुत तेज़ी से बढ़ावा हुआ है और वो सिर्फ इन क्षेत्रीय संगठनों की वजह से आया है, क्योंकि जब क्षेत्र में सारे देश एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे का आयात निर्यात बढ़ा देते हैं, तो इससे उस क्षेत्र का विकास और भी तेज़ी से बढ़ जाता है। क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना। चूँकि अमेरिका जो शीत युद्ध के बाद अकेला एक ध्रुवीय विश्व में था, तो इसीलिए ये ज़रूरी हो गया था कि हर कोई जो देश है वो अपने क्षेत्र में सुरक्षित रहे, क्योंकि अमेरिका के कई ऐसे ऑपरेशन भी थे जिसकी वजह से अमेरिका ने बहुत सारे देशों पे अपना कब्ज़ा भी कर लिया था। इसीलिए ये था कि वो अपने क्षेत्र की सुरक्षा कर सके। हमारा अंतिम पॉइंट है कि बातचीत से अपने विवादों को निपटारा करना। जो क्षेत्र में जो भी समस्याएं हों, जैसे कोई एक देश है जिसकी दूसरे देश से किसी भी बात पर युद्ध हो सकता है, तो वो युद्ध की संभावना ना बने। सिर्फ जो छोटी मोटी बातें हैं या जो भी मुद्दे हैं उनको सिर्फ बातचीत के ज़रिए से हल कर दिया जाए, बिना युद्ध की परिस्थिति आए। इसके लिए इन क्षेत्रीय संगठनों को बनाया गया था। तो जो अब हमें पढ़ने हैं उनमें हमारे पास सत्ता के नए केंद्रों के रूप में कुछ संगठन हैं और कुछ देश भी हैं। तो संगठन में हमारे पास यूरोपीय संघ, आसियान, ब्रिक्स, शार्क, जिसे हम दक्षेश के नाम से भी जानते हैं, इन सब को हम विस्तार से पढ़ेंगे। यहीं देशों में चीन, भारत, रूस, इज़राइल, जापान और दक्षिण कोरिया, इन सब की हम विस्तृत जानकारी इस पूरे चैप्टर की हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूरोपीय संघ के साथ। जो यूरोपीय संघ है वो आज विश्व की एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था, उभरती हुई संगठन के रूप में सामने आया है। इसमें सबसे पहले हमें जानना है कि मार्शल योजना क्या थी। तो जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो जैसा मैंने आपको बोला कि बहुत सारे जो देश थे उनकी जो आर्थिक परिस्थिति थी, आर्थिक स्थिति थी, वो बहुत ख़राब हो चुकी थी। इसीलिए अमेरिका ने ये योजना निकाली कि शीत युद्ध के बाद
जिन भी देशों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी या आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी, तो अमेरिका उन्हें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करता था। उसी आर्थिक सहायता को मार्शल योजना का नाम दिया गया था। और इसी योजना के द्वारा 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी, जिससे कि यूरोप के जो भी देश थे उनको यहाँ से आर्थिक सहायता मिल सके। इसके बाद अगले ही साल 1949 में यूरोपीय परिषद, जो कि यूरोप के सभी मामलात या मसलात को सुलझाता है, इसीलिए यूरोपीय परिषद की स्थापना की गई। इसके बाद 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना की गई थी। इसके बाद 1979 में यूरोपीय पार्लियामेंट की स्थापना हुई। इसी के साथ ही सबसे अंत में फरवरी 1992 में maastricht संधि के द्वारा यूरोपीय संघ की स्थापना कर दी गई, जो कि आज एक उभरती हुई केंद्र के रूप में आया है। यूरोपीय संघ maastricht संधि, maastricht नीदरलैंड में एक जगह का नाम है जहां पर ये संधि की गई थी, जिसके द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हुआ, इसीलिए इसका नाम maastricht संधि रखा गया। यूरोपीय संघ की स्थापना उस समय 6 देशों ने की थी: फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड और जर्मनी। इन 6 देशों ने मिलकर यूरोपीय संघ की स्थापना की थी। वर्तमान में आज यूरोपीय संघ में 27 देश हैं। 27 देशों से आज ये यूरोपीय संघ है। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम यूरो है, जो कि यूरोपीय संघ के देशों में एक समान चलाई जाती है। साथ ही यूरोपीय संघ के पास अपना खुद का एक झंडा भी है, एक राष्ट्रगान भी है और एक खुद का स्थापना दिवस भी है। यूरोपीय संघ का जो झंडा है उसमें 12 सुनहरे सितारे हैं, जो कि ये बताते हैं कि यूरोप में जो भी यूरोपीय संघ के सदस्य हैं उनमें एकता, समग्रता, और यूरोपीय संघ है उनके पास अपनी मुद्रा है, राष्ट्रगान है, और उसका जो झंडा है उसमें जो 12 सितारे हैं वो किन किन चीज़ों को दर्शाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो यूरोपीय संघ का गठन हुआ है उसके उद्देश्य क्या क्या रहे हैं। पहला उद्देश्य तो ये है कि एक समान विदेश व सुरक्षा नीति रखी जाए। मतलब जो कि यूरोप में जितने भी देश यूरोपीय संघ के संगठन में शामिल है उन सब की सुरक्षा और विदेश नीति एक समान हो। दूसरा, आंतरिक तथा न्याय के जुड़े मामलों पर सहयोग किया जाए। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर किसी भी देश को किसी दूसरे देश से कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो उस पर वो सारे देश मिलकर अपनी समस्या एक जगह पर जाकर सुलझा सकते हैं, ताकि युद्ध जैसे परिणामों की ज़रूरत ना पड़े। अगला है एक समान मुद्रा का चलन। अगर पूरे क्षेत्र में जो पूरा क्षेत्रीय संगठन है उसमें हम एक समान मुद्रा का चलन करते हैं तो इससे उस क्षेत्र को बहुत ज़्यादा आर्थिक फ़ायदा होता है, उसका आर्थिक विकास तेज़ी से होता है। साथ ही वीज़ा मुक्त आवागमन। वीज़ा मुक्त आवागमन का ये है कि उस क्षेत्र में जितने भी जो कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे से जो जुड़ी हुई हैं, वो जब कोई भी एक व्यक्ति उनकी कंट्री में जाएगा तो उसको वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे दोनों ही देशों के बीच या पूरे क्षेत्र में बहुत ही अच्छा विकास का ये होता है कि पूरे देश को या पूरे संगठन को इससे फ़ायदा मिलेगा कि वीज़ा के जो भी तरीके होते हैं या जो भी वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है उससे वो बच जाते हैं, और इससे उनके बीच जो है वो आपसी जो प्रेम है या आपसी सम्मान की भावना है वो बढ़कर सामने आती है। इसी के बाद हम बात करते हैं कि जब यूरोपीय संघ की जो गठन है, जिस यूरोपीय संघ की हम बात कर रहे हैं, उसकी कुछ ना कुछ तो विशेषताएं ज़रूर हैं कि हमें ये टॉपिक दिया गया है। पहला कि आर्थिक सहयोग संस्था से बदलकर एक राजनीतिक संस्था के रूप में काम करना।
जब यूरोपीय संघ को बनाया गया था तब उसे सिर्फ इसीलिए बनाया गया था ताकि वो यूरोप में आर्थिक विकास कर सके, आर्थिक देशों की आर्थिक परिस्थितियों को सुधार सके। लेकिन अगर हम वर्तमान विश्व में देखते हैं तो यूरोपीय संघ आर्थिक से ज़्यादा एक राजनीतिक संस्था बन चुकी है। विशाल राष्ट्र राज्य के रूप में काम करना, जैसे एक देश अपने विकास के लिए, अपने राज्यों के लिए काम करता है, उसी तरह यूरोपीय संघ भी अपने सारे देशों के लिए, जो देश उसके साथ जुड़े हुए हैं, उनके विकास के लिए एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में काम कर रहा है। इसके पास अपना झंडा है, अपना राष्ट्रगान है, अपनी मुद्रा है, जो कि बहुत से ऐसे कम क्षेत्रीय संगठनों में प्राप्त होते हैं। साथ ही विदेश व सुरक्षा नीति, इसके जो भी देश हैं, जो भी इस क्षेत्रीय संगठन में शामिल है, उन सभी की एक ही विदेश नीति व एक ही सुरक्षा नीति है, जो कि इन सभी देशों को एक साथ दिखाती है, इस पूरे क्षेत्र को उन पूरे यूरोप में अलग सा दर्शाती है। साथ ही अब यूरोपीय संघ इतना ताकतवर है, इतनी विशेषताएं उसके पास, तो कुछ तो ऐसे कारण हैं जिन्होंने यूरोपीय संघ को इतना विशेष बनाया है। तो उन कारणों की अब हम बात करेंगे। सबसे पहला कारण है आर्थिक कारण। जब सन 2016 में ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जिसने अमेरिकी डॉलर को भी पीछे छोड़ दिया था अपने विकास में। इसका सकल घरेलू उत्पाद जो है, जो जीडीपी हर देश का होता है, इसका 17,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है, जो कि अमेरिका से बहुत ज़्यादा है। साथ ही विश्व व्यापार में इसकी जो भूमिका है, विश्व व्यापार में हर देश की अपनी भूमिका होती है, हर संगठन की होती है, वैसे ही इसकी भी एक भूमिका है जिसमें ये अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा अपनी भूमिका को निभाता है। अपने से 3 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी, अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी इसकी विश्व व्यापार में है। साथ ही इसकी आर्थिक शक्ति का जो प्रभाव है वो यूरोप में, एशिया में, साथ ही अफ्रीका के भी कुछ देशों में हमें देखने को मिलता है। विश्व व्यापार संगठन के अंदर ये एक महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है, क्योंकि इसका सकल घरेलू उत्पाद और इसकी जो जीडीपी, इसकी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी हो गई है कि विश्व व्यापार में अब इसकी एक अलग ही भूमिका है। साथ ही कुछ राजनीतिक कारण हैं। फ्रांस जो कि यूरोपीय संघ का एक सदस्य है, उसके पास फ्रांस के पास संयुक्त राष्ट्र संघ में, जो हम सुरक्षा परिषद की बात करते हैं, उसमें 5 ही ऐसे देश हैं जिनको स्थायी सदस्यता प्राप्त है। उन्हीं में से फ्रांस, जो कि यूरोपीय संघ का एक सदस्य है, उसको भी स्थायी सदस्यता प्राप्त है। साथ ही हर साल यूरोपीय संघ के जो कुछ देश हैं, यूरोपीय संघ के कई ऐसे देश हैं जो कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में ये सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक मामलों में दखल देने में सक्षम है, क्योंकि इसके इतने सारे सदस्य सुरक्षा परिषद में हैं। और ये इसी कारण जो यूरोपीय संघ है वो अपनी अमेरिका के समेत पूरे विश्व में जो भी सुरक्षा मामले होते हैं या राजनीतिक मामले होते हैं, उसमें यूरोपीय संघ हमेशा दखल देता है। साथ ही कुछ सैन्य कारण। विश्व में इसकी दूसरी सबसे बड़ी सेना है। विश्व में सबसे बड़ी सेना प्रथम नंबर पर अमेरिका की है, और अमेरिका के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी सेना आती है वो यूरोपीय संघ की है। साथ ही इसका जो रक्षा बजट है वो अमेरिका के बाद पूरे विश्व में दूसरा है। फ्रांस, जो कि इसका सदस्य देश है, परमाणु हथियारों से संपन्न है। अगर कभी भी यूरोपीय संघ को या उसके किसी भी सदस्य देश को कुछ परेशानी होती है सैन्य मामलों में,
तो वो इन मामलों में बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी में भी इसका पूरे विश्व में दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान अमेरिका के बाद द्वितीय स्थान हर एक चीज़ में लगभग यूरोपीय संघ ने लिया हुआ है, जिसकी वजह से ये आज विश्व के एक नए केंद्र के रूप में उभर कर आया है। अब इस संगठन में इतनी सारी विशेषताएं हैं, इतनी अच्छाइयां हैं, तो इसमें कुछ बुराइयां तो होंगी ही। तो इनकी जो बुराइयां हैं, मतलब या इनकी जो कमज़ोरियां कह लें हम या सीमाएं कह लें, तो इनकी पहली कमज़ोरी यही है कि इसके जो सदस्य देश हैं, इसके बहुत सारे ऐसे सदस्य देश हैं जिनकी अपनी विदेश और रक्षा नीति है। कुछ देश ऐसे हैं कि जिन्होंने यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को चलाने के लिए, यूरो को अपनाने के लिए इनकार कर दिया है। डेनमार्क और स्वीडन जैसे जो कुछ देश हैं, उन्होंने मास्ट्रिक्ट संधि को भी इनकार कर दिया है। उन्होंने यूरोपीय संघ को मानने से इनकार कर दिया, उसकी मुद्रा को मानने से इनकार कर दिया है। साथ ही सन 2003 में यूरोपीय संघ जब इतना विकसित हो चुका था, जैसे हमने बात की कि उसके पास उसका आर्थिक सहयोग संगठन है, इकोनॉमिक कम्युनिटी है, पार्लियामेंट है, इसी के साथ यूरोपीय संघ अपना एक संविधान बनाना चाहता था। लेकिन जब उसके सदस्य देशों में आपसी मतभेद हैं, आपसी जो मतभेद उभर कर आए हैं, इसकी वजह से वो सन 2003 में जो उसने संविधान बनाने की कोशिश की थी, उसमें वो नाकामयाब साबित हो गया। सन 2016 में ब्रिटेन, जो यूरोपीय संघ का एक प्रमुख सदस्य था, एक बहुत ही प्रमुख और महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में सामने आया था, वो सन 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा यूरोपीय संघ से अलग हो चुका है। अब वो यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। तो इसी तरह आज हमने देखा कि यूरोपीय संघ क्या है, हमें जो मार्शल योजना क्या है, हमें यूरोपीय संघ, हमें कौन कौन से ऐसे क्षेत्रीय संगठन या ऐसे देश हैं जिनके बारे में हमें विस्तृत जानकारी लेनी है, और क्षेत्रीय संगठन को क्यों बनाया गया है। आज हमने इन सब बातों पर चर्चा की है। अब अगली वीडियो में हम इनसे आगे वाले देशों या संगठनों के बारे में चर्चा करेंगे। तब